जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 22 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का पहला जैन जी डाकघर कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाएगा एम्स विजयपुर परिसर में, यानी एम्स विजयपुर का जो कैंपस है उसमें जम्मू कश्मीर का पहला जैन जी डाकघर खोला गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो डाकघर खोला गया है इसका उद्देश्य ये है कि ये युवाओं के ध्यान को आकर्षित करे, यानी इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है और जो आधुनिक चीज़ें हैं उनका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस पोस्ट ऑफिस में पोस्टल, बैंकिंग और बीमा सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। देखिए दोस्तों, बात हुई है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। 2025 में प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? केरल। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कुनो राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। और भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, सभासार एआई टूल किस मंत्रालय ने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा इसका पंचायती राज मंत्रालय ने। तो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप किया है जिसका नाम क्या है? सभासार। ठीक है, तो इसमें ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग स्वतः की जाएगी, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है ग्राम सभा की चर्चाओं को डिजिटल रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो गूगल ने ताइवान में अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित दृष्टि प्रणाली शुरू की है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 2026-27 के सेशन से भारत के सभी स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करिकुलम में यानी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल एआई हब विशाखापत्तनम में बनाया जा रहा है। अल्बानिया ने दुनिया के पहले एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की है। असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली एआई न्यूज़ एंकर अंकिता लॉन्च की है। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने मिलकर के विश्व का पहला एआई जनरेटेड जीनोम तैयार किया है। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला शहर केंद्रित एआई इनोवेशन इंजन एआई ग्राइंड को शुरू किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डोपिंग उल्लंघन के मामले में टॉप पर है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो देखिए दोस्तों, डोपिंग क्या होती है इसको समझ लेते हैं। जब कोई एथलीट प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करता है तो उसे डोपिंग बोला जाता है। मान लिया कोई ऐसा एथलीट है जिसने प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया, यानी कि जो खिलाड़ियों को दवा नहीं लेनी चाहिए उस दवा का इस्तेमाल किया जिससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाए, तो इसे बोला जाता है डोपिंग। तो डोपिंग उल्लंघन के मामले में भारत टॉप पर है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी बाडा ने। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत लगातार तीसरे साल डोपिंग उल्लंघन में दुनिया में सबसे बड़ा दोषी माना गया है, यानी कि यहाँ पर
सबसे ज़्यादा डोपिंग के मामले पाए जाते हैं। 2024 में भारत के 260 खिलाड़ियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। और यह जो मामले पाए गए हैं यह चाइना और अमेरिका से भी अधिक हैं। सबसे ज़्यादा जो मामले पाए गए हैं वो एथलेटिक्स के क्षेत्र में पाए गए हैं 76, फिर वेट लिफ्टिंग में 43 और कुश्ती में 29 मामले पाए गए हैं। अगर हम वाडा की बात करें या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है और यह खेलों में डोपिंग रोकने का काम करता है, नियम बनाने और सभी देशों के लिए एक समान नीति लागू करने का काम करता है। और इसका काम वैज्ञानिक अनुसंधान करना है और एंटी डोपिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? आंसर हो जाएगा इसका गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित होने जा रहा है। लगभग 125 एकड़ भूमि में ये बनाया जाएगा और ये विश्वविद्यालय जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र के पास होगा, जो कि पहले से ही वन्यजीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। इस परियोजना के लिए 621 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस यूनिवर्सिटी का नाम होगा उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री एंड हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। यह संस्थान वानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई और शोध पर केंद्रित होगा। यहाँ पर छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने किस देश में 2026 में दूतावास खोलने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा फिजी। तो दोस्तों, इजराइल ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वो 2026 में फिजी देश में अपनी एम्बेसी यानी दूतावास को खोलेगा। ठीक है, तो इजराइल ने घोषणा करते हुए यह बताया है कि वह 2026 में फिजी देश में अपना एक दूतावास खोलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी फिजी देश ने इजराइल के यरूशलेम में अपना दूतावास खोला है। ठीक है, तो इसके जवाब में इजराइल ने भी ये कहा है कि वो भी 2026 में फिजी में अपना एक दूतावास खोलेगा। इस दूतावास खोलने का मतलब ये है कि दोनों देशों के संबंध जो हैं वो मजबूत किए जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं इजराइल की। तो इजराइल की जो स्थापना है ये 14 मई 1948 को हुई थी। राजधानी इसकी यरूशलेम है। यहूदी यहाँ का धर्म है। राष्ट्रपति हैं आइजैक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट इसके पड़ोसी देश हैं। इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर है इजराइल और फिजी देश जो है वो यहाँ कहीं है। ठीक है, अगर हम फिजी की बात करें तो फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। देखिए, यहाँ पर स्थित है फिजी और सुबह इसकी राजधानी है। फिजी डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर हैं सिटीवेनी राबुका। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स यानी पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2025? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। तो दोस्तों, झारखंड ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। और इस कानून का उद्देश्य है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और बेहतर कामकाजी हालात दिए जाएं। अब गिग वर्कर्स को हम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे आप स्विगी, जोमेटो इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, उबर, ओला, अमेजॉन इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, और जो व्यक्ति आपके घर में सामान को डिलीवर करता है वही कहलाता है गिग वर्कर्स। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए। तो इन सभी को लेकर के झारखंड सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण कल्याण विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी और ये बिहार राज्य से अलग हुआ था। रांची इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। और पशु की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु है हाथी। राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख पठार है छोटा नागपुर का पठार।
लोक नृत्य कर्मा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरहुल काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ का त्यौहार है। छऊ और पाइका यहाँ का नृत्य है। सरहुल त्यौहार और नृत्य दोनों है। टुसु, कर्मा और बांदना यहाँ का प्रमुख पर्व है। विधानसभा की यहाँ पर 81 सीटें हैं। झारखंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, झारखंड में कौन सा पठार है जो कि काफी प्रसिद्ध है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पूरे देश में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2026 तक। ठीक है, तो MLFF 2026 से लागू होने जा रहा है भारत में। ठीक है, तो मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम में गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, ये इसमें सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके टोल पार कर सकेंगी, यानी उनका टोल भी कट जाएगा और उनको रुकना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सिस्टम लागू होने जा रहा है 2026 के अंत तक। इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नंबर प्लेट पहचान, सैटेलाइट ट्रैकिंग और फास्टैग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे टोल प्लाजा पर इंतजार का जो समय है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका टोल भी कट जाएगा, आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे आपकी नंबर प्लेट की पहचान की जाएगी, सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैकिंग की जा सकेगी और इसमें फास्टैग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा LVM-3। तो देखिए, अमेरिका का सैटेलाइट है ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट। इसको भारत में इसरो की मदद से लॉन्च किया जाना है। तो इसमें जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाना है उस रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3। इस मिशन का नाम होगा LVM-3M6। ठीक है, तो ये मिशन का नाम है। रॉकेट होगी इसमें LVM-3। इसको कब लॉन्च किया जाना है? तो 24 दिसंबर 2025 को सुबह 8:54 पर इसको लॉन्च किया जाना है और इसको श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाना है। देखिए दोस्तों, उपग्रह का नाम क्या होगा? ब्लू बर्ड 6 और इसको बनाया किसने है? AST स्पेस मोबाइल ने बनाया है। दोस्तों, ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट सीधे आम स्मार्टफोन पर हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे दुनिया भर में 4G और 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। हाल ही में लॉन्च किए गए सैटेलाइट डिस्कस करते हैं तो सेंटिनल-6B सैटेलाइट को अमेरिका ने लॉन्च किया है। CMS-03 या GSAT-7R सैटेलाइट को भारत ने हाल ही में लॉन्च किया था। OFAC-19 को इजराइल ने, नाहिद-2 सैटेलाइट को ईरान ने, निसार को भारत और अमेरिका ने लॉन्च किया था, ये संयुक्त मिशन था। ड्रॉर फर्स्ट इजराइल ने लॉन्च किया था। असम सैट भारत ने लॉन्च किया है और ये असम राज्य सरकार का इसमें समर्थन है। और मिकचिविकी 6 सैटेलाइट जापान ने और पार्क EO-1 पाकिस्तान ने चाइना की सहायता से और GSAT-20 भारत ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? तो हॉक आई स्ट्राइक नाम से ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, तो अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। तो यह ऑपरेशन हाल ही में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले के जवाब में शुरू किया गया है, यानी कुछ समय पहले अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ था तो इसका जवाब दिया है अमेरिका ने और इस अभियान में जॉर्डन की वायुसेना और दोस्तों ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसमें जॉर्डन की वायुसेना ने भी सहयोग किया है। प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस करते हैं तो ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो लोग संतों या धार्मिक लोगों का वेश धारण कर ठगी करते हैं उनको पकड़ा जाए। ऑपरेशन शिवा तो भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमलों का ये कोड नेम था। ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3
ईरान द्वारा इजराइल पर किया गया जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य हमला था। ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन द्वारा रूस के सैन्य ठिकानों पर किया गया ड्रोन हमला था। ऑपरेशन सिंदूर को तो आप जानते होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था भारत के द्वारा। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो भारत द्वारा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भेजी गई एक मानवीय सहायता थी, जिसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया। क्वेश्चन है, ओमान ने अपनी कंपनियों को भारतीय सैनिकों को नियुक्त करने की अधिकतम सीमा कितनी तय की है? आंसर हो जाएगा इसका 50%। तो देखिए दोस्तों, इस बात को समझिएगा कि अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ओमान की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान कई प्रकार के समझौते हुए हैं। तो इसमें एक समझौता ये भी हुआ है कि जो ओमान की कंपनियां हैं उसमें जो भारतीय नागरिक हैं वो उस कंपनी में जितने लोग काम करते हैं उसका 50% भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका अभी हाल ही में समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत ओमान ने कंपनियों को अपने कार्यबल में 50% तक भारतीय नागरिकों को रखने की अनुमति दी थी। इससे पहले ये सीमा 20 थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। ओमान में पहले से ही लगभग 7 लाख भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं, जो हर साल अरबों डॉलर यहाँ पर भेज रहे हैं। ठीक है, इस समझौते में यह भी तय किया गया है कि ओमान किसी अन्य सार्क देश को ऐसी छूट देगा तो वह लाभ भारत को भी मिलेगा। ओमान की बात करते हैं तो पश्चिम एशिया में दक्षिण पूर्व अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। मस्कट इसकी राजधानी है। सुल्तान है यहाँ के हैतम बिन तारिक, राजकुमार हैं थियाजिन बिन हैतम और ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी। आधिकारिक भाषा है अरबी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करें तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट नोट, ये सभी मिल जाएगा। जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके के जो क्वेश्चन है उसकी टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी यहाँ पर मिलेगी। जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा, तो इस बैच को ज्वाइन कर लें। और दोस्तों, अभी इसमें छूट चल रही है तो आप इसके लिए कूपन कोड यूज करें NOV600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को किसने जीता है? झारखंड। ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एयर इंडिया। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में अधिकतम कितनी FDI की अनुमति दी गई है? 100%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान किसने प्रदान किया है? सुल्तान हैतम बिन तारिक ने। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा। मेहर कैस्टिलिनो का निधन हो गया है। उन्हें फेमिना मिस इंडिया का ताज किस वर्ष पहना गया था? 1964। हरियाणा कैबिनेट ने हाल ही में किस नए जिले के गठन को मंजूरी दी है? हांसी। भारत टैक्सी का पूर्ण संचालन किस महीने शुरू होगा? जनवरी 2026। भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किए हैं? रियाद। दक्षिण अफ्रीका ने आयात किए गए कैपुचिन बंदरों को भारत में कहाँ लाया गया है? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में भारत के परमाणु अनुसंधान केंद्र डिस्कस करेंगे। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है, परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई में, पृथ्वी विज्ञान केंद्र त्रिवेंद्रम में, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान है कोलकाता में, परमाणु ईंधन परिसर हैदराबाद में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में और परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। तो इन सभी को आप नोट कर लें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक PDF मिल जाएगा। दोस्तों, जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है।
जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF ये मिल जाएगी आपको। टेस्ट पास वाला ऑप्शन भी आपको ऐप पर मिलेगा, जहां पर आप 4000 से अधिक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ।